तो अब हम लोग देखेंगे एलोक्वेंट ओआरएम मतलब लैरेवल का मॉडल। अगर आप एमवीसी के बारे में जानते हो या जो मैंने बताया है एमवीसी उसके बारे में अगर आप जानते हो तो उसमें क्या होता है, मॉडल में क्या होता है कि आप बेसिकली डेटा मैनेज करते हो। अगर डेटाबेस से लाना है, अपडेट करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, कुछ भी जो भी आप डेटा के साथ करोगे, इंसर्ट अपडेट डिलीट, चाहे वो फाइल में कर रहे हो चाहे वो डेटाबेस से कर रहे हो। बेसिकली अब फाइल में नहीं होता है, जनरली वो डेटाबेस में ही होता है, तो डेटाबेस से सारा इंटरेक्शन वाला काम हम लोग मॉडल में रखते हैं। और अगर आप फेमिलियर होगे कोड इग्नाइटर जैसे फ्रेमवर्क, तो उसमें क्या होता है कि मॉडल में आपको एक पेज बनता है जहां पे आपको सारा का सारा फंक्शन जाकर लिखना होता है। अगर आप इंसर्ट का बना रहे हो तो फंक्शन, तो वहां जाकर लिखना होता है, फिर इंसर्ट अपडेट डिलीट जो भी बना रहे हो उसमें लिखना होता है। बट यहाँ पे हमारे पास एलोक्वेंट ओआरएम दिया गया है जिससे हम नहीं लिखते हैं कुछ भी, बट हमारा सारा काम हो जाता है। अब ये कैसे होता है और एलोक्वेंट ओआरएम क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप ये जानो कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन लैरेवल का देख रहे होगे तो उसमें क्या होता है कि कहीं पे भी आपको मॉडल का जिक्र नहीं होगा, जहां पे भी लिखा होगा एलोक्वेंट ओआरएम लिखा होगा, मतलब एलोक्वेंट ओआरएम इक्वल टू मॉडल लैरेवल में। ठीक है, अब अगर आप देखोगे ओआरएम क्या होता है तो ओआरएम का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। तो इसमें क्या होता है, ये प्रोग्रामिंग का एक टेक्निक है जिसमें कि क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है वो क्या है, टेबल में एक कॉलम और रो में रखा हुआ है, मतलब डेटा बाय डेटा, डेटा बाय डेटा। अगर एक मान लो यूजर का डेटा है तो उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फोन ऐसे लिखा हुआ रहता है। अब क्या होता है कि ये ओआरएम का काम क्या होता है कि वो डेटा को वहां से उठाता है और एज अ ऑब्जेक्ट आपको देता है। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज कर रहे हो तो ओआरएम कैसे हेल्प करता है कि आपको डेटा को एरे में नहीं लाके देता है, वो डेटा को ऑब्जेक्ट में लाके देता है। तो मतलब वहां पे जो भी कॉलम था वो इसका प्रॉपर्टी बन गया। फॉर एग्जांपल अगर कॉलम में फर्स्ट नेम लास्ट नेम था तो यहाँ पे यूजर का प्रॉपर्टी बन गया। यूजर का फर्स्ट नेम एक प्रॉपर्टी है जिसमें वो वैल्यू आ गया जो टेबल में था। मतलब टेबल वाले स्ट्रक्चर को ऑब्जेक्ट में बनाकर देने का काम करता है हमारा ओआरएम। और जो ओआरएम लैरेवल यूज करता है उसको बोलते हैं एलोक्वेंट ओआरएम। तो इस तरीके से इसका मॉडल और एलोक्वेंट ओआरएम दोनों का बात बराबर है, दोनों का मतलब सेम है लैरेवल में। अब आप ये समझो कि जो टेबल में जो डेटा होता है, अगर आप ये पहला पॉइंट देख रहे हो तो जो मैं अभी आपको मैंने बताया कि टेबल में जो डेटा है या कॉलम है वो क्या होता है, प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाता है एक ऑब्जेक्ट का। ठीक है, जैसे यूजर टेबल था उसके अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम था उसका कॉलम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूजर ऑब्जेक्ट बन जाएगा और फर्स्ट नेम लास्ट नेम उसका प्रॉपर्टी बन जाएगा। तो उस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ही डेटा मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि एलोक्वेंट ओआरएम में क्या होता है कि हर एक टेबल के लिए हम लोग एक मॉडल बनाते हैं। मतलब जिस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या था कि आप फंक्शन बाय फंक्शन डिफाइन नहीं करते हो फाइल को, आप एक ऑब्जेक्ट के लिए एक क्लास बनाते हो, उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होते हैं उसके लिए मेथड बन जाता है, प्रॉपर्टी बन जाता है। तो सेम यहां पे होता है कि हर एक टेबल के लिए एक मॉडल है। ज्यादा अगर हम फंक्शन वाइज यहाँ पे मॉडल नहीं क्रिएट करते, हम यहाँ टेबल वाइज मॉडल क्रिएट करते हैं, एक टेबल के लिए एक मॉडल। ठीक है, अब मॉडल का यूज कहाँ होता है, फेच, डेटा फेच करने में, इंसर्ट करने में, अपडेट करने में और डिलीट करने में। अब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि मॉडल कैसे यूज करते हैं और क्या करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मॉडल कहाँ पे होता है। तो ऐप डायरेक्टरी में जो ऐप के डायरेक्ट जो ये देख रहे हो आप यूजर, ये मॉडल है, ये बाय डिफॉल्ट लैरेवल में बना हुआ आता है। तो ये जो ऐप में डायरेक्ट जो फाइल्स रहेंगे वो मॉडल रहेगा। अब बात यह है कि हम अपने मॉडल कैसे बनाएं, तो या तो आप डायरेक्ट जाके यहाँ पे अपना कोई मॉडल बना लो और उसमें ये सारा जो एसेंशियल कोड है वो आपको लिखना पड़ेगा, या फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करो, मतलब टर्मिनल का। तो यहाँ पे मैं आपको टर्मिनल से बनाना सिखाता हूँ, जो कि है आर्टिसन, जो कमांड लाइन हमें लैरेवल प्रोवाइड करता है उसके थ्रू। तो उसके लिए आपके पास कोड है PHP आर्टिसन मेक। कुछ भी चीज बनाना होगा तो हमें मेक यूज करना है, उसके आगे लिखना है क्या बनाना है, मॉडल। अब यहाँ पे नाम देना होता है। अब नाम में देने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मॉडल में नाम कैसे दिया जाता है, स्नेक केस दिया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप देना चाहते हो माई यूजर लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिखोगे, माई अंडरस्कोर यूजर। अब माई यूजर एडमिन देना चाहते हो तो फिर अंडरस्कोर एडमिन। तो ये स्नेक की तरह दिखता है तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्नेक केस। तो आपको ऐसा देना है अगर एक वर्ड से ज्यादा है।
अब बात करते हैं कि जब जनरली एक वर्ड ही होता है, अगर आपका ज्यादा होगा तो आप स्नेक केस यूज करोगे। अब एक और कन्वेंशन है नेमिंग कन्वेंशन जो लैरेबल बोलता है यूज करने के लिए, हालांकि कंपलसरी नहीं है, ये सब आपकी मर्जी है, आप जैसे रखना चाहते हो रख सकते हो। इसमें क्या होता है कि जब हम टेबल बनाते हैं तो उसका नाम प्लूरल रखते हैं, और जब हम मॉडल बनाते हैं तो उसका नाम सिंगुलर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हमारा जो यूजर टेबल है, ये मॉडल जो है उसका नाम यूजर है, जबकि डेटाबेस में जो टेबल होगा उसका नाम होगा यूजर्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक टेबल है, यहाँ जाओगे आप तो देखोगे सारा क्या है, प्लूरल में, कंट्रीज है, डिपार्टमेंट्स है, डिपेंडेंट्स है, एम्प्लॉयज है, जॉब्स है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो जॉब्स का हम लोग एक मॉडल बनाना चाहते हैं, अगर हम लोग जॉब्स का एक मॉडल बनाना चाहते हैं तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिंगुलर जॉब, कैपिटल JOB जॉब, बस, ठीक है। अब हम लोग करेंगे एंटर और आप देखोगे कि यूजर के जस्ट नीचे हमारे पास एक और बन जाएगा, देखो यूजर के जस्ट ऊपर बन गया हमारे पास एक job.php। तो इस तरीके से हम लोग एक मॉडल बना लेते हैं। अब इसको मैं हटा देता हूं कंसोल को फिलहाल के लिए। अब जब जॉब आप ओपन करके देखोगे तो इसमें देखोगे कि जो बेसिक चीजें थी वो ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ आ चुका है। अब बात करते हैं, अभी आपको मैंने बताया था कि मॉडल में आप वो सारी चीजें लिखा जाता है जो कि डेटाबेस से इंटरेक्शन करते वक्त जरूरत पड़ता है, बट एलोक्वेंट ORM जो कि लैरेबल प्रोवाइड करता है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको कुछ भी नहीं लिखना इसमें। अगर आप चाहो तो इतने पे ही छोड़कर अपना काम कर सकते हो और सारा डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा। कहां से, जॉब्स टेबल से, क्योंकि आपने इसका नाम जॉब रखा है तो जॉब्स वाला जो टेबल है उससे आना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें अब ऑब्वियस सी बात है, एक फाइल दिया गया तो कुछ तो होता होगा, तभी तो एक फाइल दिया गया, वरना सिर्फ टेबल बनवा देते। तो अगर मान लो, अगर जो आपको मैंने बोला था अभी कि नेमिंग कन्वेंशन आप ऐसे यूज करना कि अगर जॉब्स टेबल है तो जॉब मॉडल होगा, आपने वो नेमिंग कन्वेंशन यूज नहीं किया तो क्या करेंगे, तो क्या टेबल में से डेटा नहीं आएगा, आएगा। उसके लिए फिर आपको यहाँ पे कुछ और लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ता है हमें, तो यहाँ पे हमें पहले एक प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी लेना पड़ता है, ठीक है, प्रोटेक्टेड, और लिखना पड़ता है $टेबल, मतलब बता रहे हैं कि कौन सा टेबल से लाना है। अब यहाँ पे मान लो टेबल का नाम जॉब्स ना रखकर माई जॉब रखा गया हो, तो आप यहाँ पे डाल दो माई जॉब। अब क्या करेगा, ये मॉडल इस टेबल से डेटा उठाना स्टार्ट करेगा, बस आपने इतना लिख दिया। अब ये इस टेबल से डेटा उठाना स्टार्ट करेगा। अगर आपने नेमिंग कन्वेंशन फॉलो नहीं किया या किसी भी वजह से टेबल का नाम अलग रखा है, आपने मॉडल का नाम अलग रखा है, तो कनेक्ट करने का ये तरीका है। अब दूसरा चीज ये होता है कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि लैरेवल का जो एलोक्वेंट ORM है वो एज्यूम करता है कि हर एक टेबल में एक आईडी प्राइमरी की होगा। अगर नहीं है तो क्या है ये आपको बताना पड़ता है। तो अगर मान लो हमारा जो आईडी है वो है जॉब आईडी, सिर्फ हमने आईडी नहीं रखा है, तो एलोक्वेंट ORM को समझ में नहीं आएगा कि भाई आईडी तो है ही नहीं इस टेबल में, कैसे काम करूं मैं। तो उसके लिए भी आपको बताना पड़ता है कि क्या रखा है आपने। तो आप यहाँ पे लिखते हो प्रोटेक्टेड, जैसे टेबल लिखा था उसी तरीके से प्राइमरी की लिखोगे, प्राइमरी की, और यहाँ पे बताते हो कि क्या क्या नाम है उसका। तो हो सकता है आप रखो job_id। तो इस तरीके से अब हमें प्राइमरी की मिल गया। अब क्या होता है कि कभी कभी प्राइमरी की ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, लेकिन और लैरेवल भी यही मानता है कि आपका जो प्राइमरी की है वो ऑटो इंक्रीमेंट है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है बाय डिफॉल्ट, मान लो आपका प्राइमरी की ईमेल है तो वो तो ऑटो इंक्रीमेंट होगा नहीं। अगर जब न्यूमरिक है तभी तो ऑटो इंक्रीमेंट होगा, अगर ईमेल है तो ऑटो इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो वो भी आपको बताना पड़ता है लैरेवल को, क्योंकि लैरेवल ये मानता है कि पहली चीज कि आपके हर एक टेबल में एक आईडी है जो कि प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट है। तो अगर नहीं है तो भी आपको बताना पड़ता है। अब बताने में, अब जो आप प्रॉपर्टी लिखोगे वो प्रोटेक्टेड नहीं होगा, अब वो होगा पब्लिक, और यहां पे लिखना है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंटिंग, ठीक है, इंक्रीमेंटिंग लिखा और इसको कर दिया आपने फॉल्स, कि मतलब इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। तो अब वो समझ जाएगा कि अच्छा, पहले चीज इन चीजों से क्या पता चला कि पहले हमें हमारे जो डेटाबेस है उसमें जॉब्स नाम का टेबल नहीं है, हमें माई जॉब नाम के टेबल से डेटा फेच करना है। सेकंड, प्राइमरी की आईडी नहीं है, जॉब आईडी है, और वो ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है। तो ये सारी चीजें आपने उसमें बता दी। और अगर जो हमारे पास है उसमें क्या है, हमारे केस में जॉब्स भी है, अगर जॉब्स पे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर एक आईडी भी है, जॉब आईडी है, जो कि ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है।
तो हम लोग क्या करते हैं कि ये हटा देते हैं यहां से, क्योंकि टेबल हमारा जॉब्स है, प्राइमरी की हम लोग रहने देते हैं और ये हटा देते हैं पब्लिक, ठीक है, और इसको कर देते हैं सेव। और भी ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप डॉक्यूमेंट में जाके देख सकते हो कि लैरावेल में और भी जैसे मैंने प्रॉपर्टीज अभी बताया है वैसा कितने हैं, ठीक है। तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जब जाओगे, मैं जब भी कोई सेक्शन कवर करता हूं तो उसको एक बार डॉक्यूमेंटेशन को आपको देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो लैरावेल प्रोवाइड करता है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको उससे फैमिलियर करवा रहा हूँ और इतना बता रहा हूँ जिससे आपका सारा काम निकल जाएगा। बट अगर आप डॉक्यूमेंटेशन एक बार पढ़ते हो तो आपको और भी तरह तरह की चीजें पता चलेंगी जो कि थोड़ा एडवांस भी हो सकता है, या एक ही काम को करने का 2-3 तरीका हो सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ उसका एक बार जाकर लैरावेल में डॉक्यूमेंटेशन देखो। हो सकता है कुछ चीजें समझ में ना आए, क्योंकि लैरावेल का डॉक्यूमेंटेशन क्या है कि इंटरमिक्स है। मतलब अगर आप फ्रंट एंड देखने जाओगे तो वहां पे वो कंट्रोलर मॉडल की बात करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। बट जब मैं अब एक एक चीज टॉपिक बता रहा हूं तो आपका काम है क्या है, एक बार जाके एटलीस्ट देखना। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, तो आप यहाँ पे देखो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखा गया कि कैसे कैसे प्राइमरी की डिफाइन करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होंगी यहाँ पे, जैसे टाइम स्टैम्प वगैरह, डेट फॉर्मेट, ये सब तो आप यहाँ से जाके देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि जितना मैंने बताया सिर्फ उतना ही है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आप यहाँ पे मॉडल का जो पेज है वो आके देख सकते हो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में। अब हम लोग क्या करते हैं कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह जो भी डेटाबेस से इंटरेक्शन होता है वो करके ट्राई करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक कंट्रोलर, एक व्यू, मॉडल तो हमने बना लिया और टेबल हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। तो टेबल हमारे पास जो है वो है जॉब्स, मॉडल अभी अभी हमने बना लिया है। अब हम लोग देखते हैं कंट्रोलर। तो कंट्रोलर जो भी एक कंट्रोलर है, बाकी नहीं बना हुआ है, तो हम लोग एक कंट्रोलर भी बना लेते हैं। तो चलिए फिर से टर्मिनल ओपन कर देते हैं और यहाँ पे फिर से लिखते हैं PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर, और यहाँ पे कंट्रोलर का नाम दे देते हैं जॉब कंट्रोलर, जॉब कंट्रोलर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक जॉब कंट्रोलर नाम का कंट्रोलर बना दिया है। तो अब यहाँ पे हम लोग जॉब मॉडल को यूज करके इंसर्ट, अपडेट, फेच और डिलीट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, फेच करने का करते हैं। तो फेच करने के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग फटाफट, पब्लिक फंक्शन फेच नाम रख देता हूं इसका, फेच। अब हम लोग इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर फेच करेंगे। उसके लिए एक राउट बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे अब हम लोग पहले एक राउट लिख लेते हैं, राउट गेट मेथड होगा, क्या होगा URL, इसमें हम लोग फेच ही लिख देते हैं, फेच। और यहाँ पे हम लोग कंट्रोलर का नाम देते हैं, तो कंट्रोलर हमारा है जॉब कंट्रोलर और उसका फंक्शन है फेच, ठीक है। तो जब ये राउट होगा तो हमारे पास ये फंक्शन आएगा। अब यहाँ पे हमें फेच जो करना है वो इस मॉडल के थ्रू हमें जो जॉब्स वाला टेबल है उससे फेच करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले ही आप देखो, अगर ये जो जॉब मॉडल है वो नेम स्पेस ऐप के अंदर है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं, यूज ऐप, उसके बाद हम लोग नाम देंगे वो क्लास का जो कि है जॉब। अब हम लोग यहाँ पे आराम से जॉब जो क्लास है उसको यूज कर सकते हैं। तो फेच करेंगे तो कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, तो सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं जॉब्स। अब यहाँ पे जो ये क्लास था जॉब, जो मॉडल है, जो एलोकेंट ORM है हमारा, यहाँ पे हम लोग मॉडल ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जो जॉब मॉडल है उससे उसपे हम लोगों को कुछ फंक्शंस प्रोवाइड होते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेरी बिल्डर्स भी यूज कर सकते हैं, बट चूंकि ये एलोकेंट ORM है तो हमारे पास एलोकेंट ORM के लिए कुछ फंक्शंस भी बनाए गए जो ऑटोमेटिक इस मॉडल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हमें कोई फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, हर मॉडल में कुछ फंक्शन बाय डिफॉल्ट आएगा। जैसे एक फंक्शन है जिसका नाम है ऑल, इससे क्या होता है कि सारा का सारा डेटा फेच कर देगा वो इस वाले वेरिएबल में। तो अगर मैं इसको var dump करूं तो आप देखोगे कि यहाँ पे वो मुझे सारा का सारा जॉब दिखा देगा, जॉब्स, ठीक है। HTTP लगाना पड़ेगा और यहाँ पे फेच कर देता हूं। तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास सारा का सारा डेटा टेबल आ गया,
जो भी टेबल था, सिर्फ एक फंक्शन लिखने से। तो इस तरीके से आप जान सकते हो कि इतना पावरफुल है एलोक्वेंट ओआरएम। हमें कोई भी फंक्शन लिखना नहीं पड़ा और हमारे पास पूरा का पूरा डेटा आ गया सिर्फ 3 लाइन ऑफ कोड लिखने पे। एक हमने यूज किया क्योंकि नेम स्पेस यूज हो रहा है, दूसरा हमने पूरा का पूरा डेटा इसमें फेच किया, तीसरा वैर डंप किया, आपको पता चल गया क्या आ गया। तो मतलब एक लाइन में हमने पूरा का पूरा टेबल का डेटा फेच कर लिया बिना कोई फंक्शन लिखे इस मॉडल में। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से पर्टिकुलर कॉलम फेच कर लेते हैं। तो यहां पे यूज करना पड़ेगा फॉर ईच, और यहां पे हम लोग लिख लेते हैं डॉलर जॉब्स एज जॉब, ठीक है। अब आप देखो, अब मैंने अब तक क्या बताया था आपको, एलोक्वेंट ओआरएम क्या करता है, डेटा को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी जो भी ये जो जॉब टाइटल, जॉब आईडी, मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, ये क्या हुआ, एक तरह से प्रॉपर्टी बन चुका है। तो जब ये डॉलर जॉब है, इसका प्रॉपर्टी है ये सारी चीजें। तो मान लो फॉर एग्जांपल हमें जॉब अंडरस्कोर टाइटल फेच करना है, तो इसका ऐसे लिखेंगे, ना कि एरे जैसा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जॉब अंडरस्कोर टाइटल। तो हमारे पास टाइटल फेच हो जाएगा। इसको इको करवा लेता हूं मैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक और इको br, ताकि नेक्स्ट लाइन में आ सके। अब देखो ये एज अ ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, तो यही है एलोक्वेंट ओआरएम। उसने क्या किया, डेटा फेच किया और उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो क्योंकि आपका पूरा का पूरा, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज कर रहे हो तो आप चाहते हो कि डेटा भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसा ही करो, ऐसा नहीं कि एरे में लाया फिर उसको ऑब्जेक्ट बनाया। ये सारा काम मॉडल खुद ब खुद कर लेता है एलोक्वेंट ओआरएम। तो अब चलिए इसको एक बार इको करा के देखते हैं। तो इसको हम लोग रिफ्रेश कराएंगे। आप देखो हमारे पास यहाँ पे जितने भी जॉब टाइटल थे, ये 19 के 19, वो देखो यहाँ पे फेच हो गया। तो इस तरीके से आपने देख लिया होगा कितना आसान है हमारे पास फेच करना कोई भी चीज, या फिर अभी इंसर्ट अपडेट डिलीट भी देखोगे आप, कितनी आसान तरीके से हो जाता है एलोक्वेंट ओआरएम को यूज करके। तो अब जो नेक्स्ट है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एलोक्वेंट ओआरएम है, जरूरी नहीं है कि इसमें जो फंक्शन दिया हुआ है सिर्फ वही यूज करना है। जो इससे पहले वाले सेक्शन में मैंने जब आपको बताया था क्वेरी बिल्डर, आप उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। कैसे करोगे वो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हो, वेयर वाला चीज डाल सकते हो, वेयर, और यहाँ पे कोई भी कंडीशन डाल सकते हो। जैसे कि हो गया, अगर आप जाओगे तो मिन सैलरी 4200 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं मिन सैलरी इक्वल टू, यहाँ पे मुझे कॉमा देना था, यहाँ पे भी कॉमा, और यहाँ पे कर देता हूँ 4200 0.00, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब हम लोग चल के देखते हैं इस पे कि हमारे पास क्या डेटा फेच हुआ। 4200 हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डालना है गेट, जो कि क्वेरी बिल्डर, हम लोग क्वेरी बिल्डर में ऐसे ही काम करते थे। बस अभी हम वहां पे टेबल सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जॉब में ऑलरेडी टेबल सेलेक्टेड है, हम यहाँ पे मॉडल यूज कर रहे हैं। तो आप क्वेरी बिल्डर भी यूज कर सकते हो। अब चलिए हम लोग आउटपुट रिफ्रेश करके देखते हैं इसका। तो जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो क्या आया, पब्लिक अकाउंटेंट और अकाउंटेंट। अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो पब्लिक अकाउंटेंट भी 4200 है, और कोई अकाउंटेंट भी होगा जिसका 4200 होगा, अकाउंटेंट 4200 है, दोनों देखो फेच हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेरी बिल्डर भी यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सब मॉडल का ही अपना फंक्शन यूज करते हो। क्वेरी बिल्डर के साथ साथ मॉडल ने कुछ और भी फंक्शन दिया है, तो आप यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके आप फेच करोगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको पर्टिकुलर एक डेटा फेच करना है प्राइमरी की के थ्रू, तो कैसे वो करेंगे। तो उसके लिए आपको ये क्वेरी बिल्डर वाली चीज हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा जो कि एलोक्वेंट ओआरएम का है, फाइंड, और यहाँ पे आपको प्राइमरी की दे देना है। मान लो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सेकंड वाला है अकाउंटिंग मैनेजर, इसको फेच करना है, प्राइमरी की हमारा जॉब आईडी है, तो सेकंड नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे बस नंबर पास कर देना सेकंड। अब क्या है, ये क्योंकि एरे नहीं है तो फॉर ईच नहीं करेंगे अभी हम यहाँ पे हम लोग अब क्या करते हैं, इसको इको करा के देखते हैं कि क्या फेच हुआ। तो जॉब टाइटल,
चलिए इको कराते हैं। तो जब मैंने इको कराया तो यहाँ पे आ गया अकाउंटिंग मैनेजर। अब देखो यहाँ पे अकाउंटिंग मैनेजर ही था। तो इस तरीके से हम लोग एक पर्टिकुलर डेटा भी फेच करा सकते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि क्या एक से ज्यादा डेटा फेच करा सकते हैं फाइंड करके? हाँ, बिल्कुल करा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वो एरे रहने देंगे जो अभी हमने बनाया था फॉर ईच, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरे में पास करेंगे। ठीक है, तो एक एरे बनाया और यहाँ पे पास कर देते हैं कि 2, 4 और 7, 2, 4, 7। अब ये सारे आईडी इसमें पास कर दो। तो अब यहाँ पे आप अगर आउटपुट देखोगे तो 3 आएगा, 2 अकाउंटिंग मैनेजर, 4 प्रेसिडेंट, 7 फाइनेंस मैनेजर। अब मैं जब इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप देखो अकाउंटिंग मैनेजर, प्रेसिडेंट और फाइनेंस मैनेजर आ गया। तो उस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं एक एरे को भी। जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज ही फाइंड कर सकते हैं, हम एक एरे भी पास कर सकते हैं इसमें। तो अभी तक आपको पता चल रहा होगा कि कितना मतलब आसान कर देता है। सिर्फ एक सेंटेंस लिखने से हमारा कितना क्वेरी लिखना बच रहा है। तो आप देख सकते हो कि एलोक्वेंट ओआरएम अपने आप में कितना पावरफुल है, और क्वेरी बिल्डर से जोड़ दो इसको तो और भी पावरफुल हो जाएगा ये। अब जो नेक्स्ट देखेंगे वो है कि इंसर्ट कैसे करेंगे डेटा को डेटाबेस में। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, फिर से हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे जो कि हैंडल करेगा। सबसे पहला फंक्शन होगा जो फॉर्म दिखाएगा। तो हम लोग लिखते हैं पब्लिक फंक्शन फॉर्म। ठीक है, एक काम करते हैं, फॉर्म के जगह पे कर देते हैं इंसर्ट। ठीक है, ये फॉर्म दिखाएगा। तो यहाँ पे हमें कर देना है रिटर्न व्यू हमारा कोई बना हुआ है, मैं देख लेता हूँ जरा। रिसोर्स में हम गए, व्यू में हमारे पास एक है form.blade.php। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं फॉर्म। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, वेब में जाता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इंसर्ट, इसका नाम कर देते हैं हम लोग इंसर्ट। ठीक है, तो इस फेच को हटा के अगर इंसर्ट करें तो क्या होगा, ये HTTP लिखा है। तो अब देखो नेम और एज आ गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि इंसर्ट करना है इसमें। ठीक है, तो ये तो प्राइमरी की हो गया। जॉब टाइटल सिर्फ मैं डालता हूँ, मैं सैलरी मैक्स सैलरी नहीं डालता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इस व्यू को जरा हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं। इसमें इसका नाम कर देते हैं जॉब अंडरस्कोर टाइटल, और प्लेस होल्डर भी लिख देते हैं जॉब टाइटल। इसे हटा देते हैं, और URL जो होगा वो होगा वहां पे जहां पे हम इंसर्ट कर रहे होंगे। तो उस फंक्शन का नाम हम लोग या उस पर्टिकुलर राउट का नाम क्या रखेंगे, स्टोर रख देते हैं, स्टोर। ठीक है, तो एक और राउट बनेगा, इसको कॉपी करके फिर से पेस्ट करते हैं। मेथड पोस्ट टाइप है, तो यहाँ पे हम लोग पोस्ट यूज करेंगे। नाम क्या था, स्टोर था, स्टोर यूज कर लिया। जॉब कंट्रोलर में भी एक स्टोर नाम का फंक्शन बना लेंगे, स्टोर। तो जॉब कंट्रोलर में जाते हैं और एक और फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन स्टोर, और यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट पास कर देते हैं, रिक्वेस्ट। इससे क्या होगा, इससे हमें जो भी हमने वहां पे form.blade में डाला है वो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इस रिक्वेस्ट वाले वेरिएबल में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से स्टोर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं ना, टेस्ट कर लेते हैं। इसको रिफ्रेश करता हूँ फिर से, तो अब देखो सिर्फ जॉब टाइटल आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे स्टोर पे वो चला गया। तो हम लोग बैक जाते हैं और ये काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फंक्शन लिखूंगा अब कि कैसे स्टोर होगा। तो मॉडल को यूज करके हम लोग कैसे स्टोर करते हैं, अब देखने वाली बात ये है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें एक वेरिएबल लेना होता है जिसका नाम रख देते हैं हम लोग जॉब, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे न्यू, एक नया जॉब क्रिएट करना है और उस क्लास का नाम जॉब।
ठीक है, बना दिया। तो इससे हमने क्या किया कि एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, जॉब का। अब इस ऑब्जेक्ट में, क्योंकि देखो जब हम फेच कर रहे थे तो ऑब्जेक्ट में आ रहा था, जब इंसर्ट भी करेंगे तो ऑब्जेक्ट बना के देना है। तो हमने क्या किया कि इस जॉब मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब इसमें जो जो प्रॉपर्टीज है वो डिफाइन करना है। तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, जॉब, जॉब टाइटल, टाइटल। तो अब इसको असाइन कैसे करेंगे, रिक्वेस्ट में हमारे पास यहाँ पे फॉर्म में से क्या आएगा, ये जॉब अंडरस्कोर टाइटल। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, जॉब कंट्रोलर में डॉलर रिक्वेस्ट जॉब अंडरस्कोर टाइटल। ये जो जॉब टाइटल है वो इस जॉब का प्रॉपर्टी है, और ये जॉब टाइटल जो है वो फॉर्म में का नाम था, इसलिए हमने रखा है। इस पे आप कोई भी चीज चेंज कर सकते हो, मैं सिमिलर जानबूझ के रखा ताकि वो हमें पता चल सके क्या, ठीक है। तो अब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसका प्रॉपर्टी भी असाइन कर दिया। अब हम सेव करते हैं इसको। तो सेव करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए क्या करता है, हमारे पास एक फंक्शन फिर से मॉडल जो एलोकेंट ओआरएम है या मॉडल कह लो आप लेवल का, वो हमें प्रोवाइड करता है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, डॉलर जॉब, और बस यहां पे लिखना है सेव, ये इंसर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इंसर्ट करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहला काम, एक जॉब नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसका प्रॉपर्टी सेट किया और सेव लिख दिया। अगर एक से ज्यादा टेबल, अगर मिन और मैक्स वाला सैलरी था वो भी करना है तो आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डाल के दिखा देता हूँ अभी आपको, मिन अंडरस्कोर सैलरी। मैंने वहां से फेच नहीं किया है, ठीक है। अब यहीं पे मैं डायरेक्ट असाइन कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 5000, ठीक है, मेन सैलरी। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फिलहाल डमी जॉब टाइटल, फॉर्म को सबमिट किया, एरर आ गया, क्या आया, कॉलम नॉट फाउंड, अननोन कॉलम अपडेटेड एट। अच्छा, तो क्या होता है कि अगर आप जो माइग्रेशन बनाओगे, अभी क्या होता है कि लेरेवल में टेबल माइग्रेशन के थ्रू बनाया जाता है। तो जब भी आप माइग्रेशन के थ्रू कोई टेबल बनाओगे तो उसमें दो कॉलम ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है, इंसर्टेड एट और अपडेटेड एट। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने ये देखो अपडेटेड एट और क्रिएटेड एट यूज है ही नहीं इस टेबल में, ठीक है, तो वो एरर दे रहा है। तो अगर मान लो किसी टेबल में नहीं है तो क्या करेंगे, फिर हमें एक प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि और भी प्रॉपर्टीज होते हैं वैसा। यहाँ पे देखो आएगा टाइम स्टैम्प फॉल्स। अगर हम लोग ये अपने मॉडल में यूज कर देते हैं तो अब हमें एरर नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये यूज कर देता हूँ कि इस टेबल में टाइम स्टैम्प स्टोर कराने की जरूरत नहीं है। नहीं तो वो क्या करता है कि जब जब वो क्रिएट हुआ है या अपडेट हुआ है तो वो स्टोर भी करवाता है, ठीक है। तो फिर से सबमिट करके देखते हैं। अभी मैंने सबमिट किया, कोई भी मैसेज नहीं आया क्योंकि सबमिट हो चुका है। हमने यहाँ पे कोई भी मैसेज जॉब कंट्रोलर में नहीं दिया था। अब हम लोग डेटाबेस को रिफ्रेश करके देखेंगे। तो मैं फिर से जॉब्स पे क्लिक करता हूँ और सबसे नीचे आता हूँ। आप देखो डमी जॉब टाइटल आ गया, यहाँ पे 5000 आ गया, ये है नल। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि किस तरीके से हम लोग इंसर्ट करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, इसी फंक्शन में एक काम करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे अपडेट करते हैं। तो मान लो कि मुझे जो अपडेट करना है वो इसी को करना है, ठीक है, और उसी का टेबल यही फॉर्म है, तो मैं फिर से नया कोई व्यू और राउट नहीं बनाऊंगा। मैं इसी में आपको अपडेट वाला भी दिखा देता हूँ कि अपडेट कैसे करते हैं। तो मान लो वहां से रिक्वेस्ट में हमारे पास आ जाएगा जॉब टाइटल, ये मैं हटा देता हूँ अभी, ठीक है। जॉब टाइटल नया आया, अपडेट करना था, तो यहाँ पे न्यू ना करके, अब देखो हमें तो पता ही होगा कि हम किसको अपडेट कर रहे हैं। हमने एक फॉर्म अगर ये प्रोवाइड किया है, यहाँ पे हमने ये जो फॉर्म प्रोवाइड किया है तो हमें तो पता ही है कि कौन सा जो प्राइमरी की है उसको एडिट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे न्यू ना करके हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे जॉब को, जॉब फाइंड। और यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल ये आप देखो, ये क्या है, 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 लिख दिया मैंने प्राइमरी की। तो 20 को वो अपडेट कर देगा। अब वो अपडेट कैसे करेगा वो आप देखो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जॉब टाइटल 2 कर देता हूँ और इसको फिर से सबमिट कर देता हूँ। आप देखो फिर से, अब यहाँ पे जब रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे जॉब टाइटल 2 आ जाएगा। देखो जॉब टाइटल 2 आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा, इंसर्ट में क्या था, यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट बनाया था,
अपडेट में क्या करना है, हम फाइंड कर लेंगे और बाकी सारा स्टेप सेम रहेगा इंसर्ट और अपडेट का। अब बात होता है कि क्या हम अपडेट मास असाइनमेंट कर सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा चीजें अपडेट कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें फिर से क्वेरी बिल्डर यूज करना पड़ेगा। तो क्वेरी बिल्डर यहाँ फाइंड की जगह पे हम लोग क्या यूज कर लेंगे, वेयर यूज कर लेते हैं। अब वेयर में हम लोग क्या दें, तो हम लोग क्या करते हैं, मेन सैलरी जिनका 4200 है उसको रिप्लेस करवा देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं min अंडरस्कोर सैलरी इक्वल टू 4200.00। ठीक है, तो 2 था, याद रखो। उन दोनों का अब क्या हो जाएगा, नया जॉब टाइटल चेंज होके डमी जॉब टाइटल हो जाएगा। देखो ये 4200 वाला है और ये 4200 पब्लिक अकाउंटेंट और अकाउंटेंट दोनों रिप्लेस हो जाएगा अब। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका नाम कुछ और कर देता हूँ, मास रिप्लेस कर देता हूँ, मास अपडेट। ठीक है, मास अपडेट मैंने लिख दिया। अब देखो क्या होगा, मैं जब सबमिट करूंगा, कॉल टू अनडिफाइंड मेथड डेटाबेस एलोकेंट बिल्डर सेव, क्या है ये एरर? ओके, फाइन फाइन फाइन। जब हम लोग क्वेरी बिल्डर यूज कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे सेव नहीं कराएंगे। हम लोग कैसे करवाते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अपडेट, क्वेरी बिल्डर वाला यूज करना पड़ेगा हमें, सॉरी। तो यहाँ पे हमें एक और फंक्शन पास करना होता है, नीचे पास करते हैं। ठीक है, चेन करते हैं और एक और फंक्शन यूज करते हैं अपडेट, और यहाँ पे हम लोग एरे में पास करते हैं कि क्या क्या अपडेट करना है। तो हमें कौन सा कॉलम अपडेट करना है, हमें करना है जॉब टाइटल। तो जॉब अंडरस्कोर टाइटल, और यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं $रिक्वेस्ट जॉब टाइटल, जॉब अंडरस्कोर टाइटल, राइट। ये हो गया। हाँ, तो अब देखो, अब इसमें जब मास हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से स्टोर करते हैं, वेयर लगाया और चेन किया मेथड अपडेट नाम का। और यहाँ पे अगर एक से ज्यादा कॉलम होता है तो इसलिए हमने एरे पास किया कि यहाँ पे कॉमा देकर आप एसोसिएटिव एरे बनाते जाओ, यहाँ पे कॉलम का नेम दो और यहाँ पे क्या वैल्यू पास करना है वो। तो अब एक बार फिर से इसको रन करके देखते हैं, स्टोर हो गया। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब देखो पब्लिक अकाउंटेंट चेंज हो जाएगा, मास अपडेट, दो जगह पे मास अपडेट ये हो गया। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि मास अपडेट करने के लिए हमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीका यूज करना पड़ता है। और भी तरीके हैं, और भी चीजें हैं, जब आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इंसर्ट अपडेट। अब यहाँ पे बात आता है डिलीट से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि 2 टर्म होता है जो कि बहुत पॉपुलर है लेरेवल में इंसर्ट और अपडेट करने के लिए। ठीक है, एक होता है फिलेबल और दूसरा होता है गार्डेड। अब ये दोनों क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि मैंने अभी यूज किया, अभी मैंने क्या किया कि अगर आप यहाँ पे फॉर्म ब्लेड में देखो तो नाम जो था वो जॉब अंडरस्कोर टाइटल रखा, जो कि डेटाबेस में भी सेम था। तो उससे क्या हुआ, हमें थोड़ा प्रॉफिट मिला। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक और इनपुट टाइप बना देता हूं मैं, जिसका नाम रखेंगे min सैलरी, min अंडरस्कोर SALARY सैलरी, min सैलरी रख लिया और यहाँ पे लिख देते हैं min सैलरी। तो अब मैंने क्या किया कि दोनों का नाम बिल्कुल उसी तरीके से रखा है जिस तरीके से टेबल में है। तो ये किस तरीके से हेल्प करता है लेरेवल, ये पहले समझते हैं। तो यहाँ पे जब आप इंसर्ट करवा रहे थे, जब आप मैं स्टोर करवा रहा था, तो उस टाइम पे आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते थे। इसको आप यहाँ से ऐसे हटा दो और यहाँ पे आप ले सकते थे न्यू जॉब, और यहाँ पे एक फंक्शन यूज करना था और यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे $रिक्वेस्ट ऑल। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि रिक्वेस्ट में जितने भी बने थे वेरिएबल, मतलब जो यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट टाइप में आ रहा है, वो डायरेक्ट यहाँ पे ये जॉब का प्रॉपर्टी असाइन हो जाता। ठीक है,
हमें दोबारा असाइन करने के नीचे लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। ये क्या होता है कि एक क्रिएट भी होता है ऑब्जेक्ट और साथ साथ प्रॉपर्टीज भी असाइन हो जाते हैं। तो उसके लिए लेकिन एक कंडीशन होता है कि आपको सेम यहाँ पे नाम रखना होता है जो कि आपका वहां पे कॉलम में है। तो उस तरीके से क्या होगा, एक लाइन में आपका स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे बस आप क्या लिखोगे, डॉलर जॉब सेव, ठीक है, मैंने कर दिया। अब देखो, अब जब मैं इसको फिर से एक बार रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूं, जॉब टाइटल मैं लिख देता हूं न्यू जॉब और मिनिमम सैलरी मैं कर देता हूं 1000, ठीक है। अब मैं जब सबमिट करूंगा तो एरर आएगा, देखो आया। अब तो ये जो एरर है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर आप यहाँ पे form.blade में देखोगे तो हमने CSRF अटैक से बचने के लिए CSRF टोकन लगाया। तो ये क्या करता है, अंडरस्कोर टोकन करके एक फील्ड ऑलरेडी ऐड कर देता है, ठीक है। तो हमारा तो वो इंसर्ट करना है नहीं, तो हमने यहाँ पे जब ऑल लिख दिया तो क्या हुआ कि वो भी इंसर्ट करने का ऑर्डर मिल गया। अब वो देख रहा है कि ऐसा नाम का तो कोई टेबल है ही नहीं टेबल के अंदर। तो आप यहाँ पे एक और फंक्शन यूज कर सकते हो जब आप CSRF अटैक यूज करते हो, उसका नाम होता है एक्सेप्ट, और यहां पे डाल दो वो अंडरस्कोर टोकन, अंडरस्कोर टोकन, ठीक है। अब फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं इसको, फिर से सबमिट करके देखते हैं। तो अब हम लोग जब सबमिट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एड जॉब अंडरस्कोर टाइटल टू फिलेबल प्रॉपर्टी टू अलाउ मास असाइनमेंट। मतलब इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पे फिलेबल में आप यूज कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो दो तरीके के प्रॉपर्टीज होते हैं, एक होता है गार्डेड और एक होता है फिलेबल। दोनों में से एक ही यूज करना है। तो मान लो अब हमें क्या यूज कर लेंगे, फिलेबल यूज कर लेते हैं। लेबल, फिलेबल में हमें बताना होता है कि कौन कौन सा कॉलम फिलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला है जॉब अंडरस्कोर टाइटल, और दूसरा जो हम लोग मास असाइनमेंट यूज कर रहे हैं वो है मिन सैलरी, ठीक है, मिन अंडरस्कोर सैलरी। अब मैं इसको सेव करता हूं, और अब आप अगर इसको बैक जाके फिर से सबमिट करोगे तो देखोगे कि ये हो चुका है स्टोर। तो अब जब इसको आप रिफ्रेश करोगे तो आप देखो कि मास असाइनमेंट हो चुका होगा। देखो न्यू जॉब 1000 आ गया। तो अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब भी हम ऐसे मास असाइनमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। तो हमें बताना पड़ता है कि क्या चीज आपने फिलेबल रखा है। अब मान लो हमारा सारा का सारा कॉलम फिलेबल है, सिर्फ एक के अलावा, वो था मैक्स सैलरी, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लोग फिलेबल के जगह पता है क्या यूज कर सकते थे, गार्डेड यूज कर सकते थे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोटेक्टेड डॉलर गार्डेड इक्वल टू GUARD गार्डेड। और यहाँ पे हम लोग बता सकते थे कि मैक्स जो है, मैक्स अंडरस्कोर सैलरी, वो गार्डेड है, मतलब वो SALARY सैलरी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि फिलेबल ना बता के हम ये बता रहे हैं कि देखो मैक्स सैलरी अगर आएगा तो स्टोर मत कराना, बाकी सारा चीज स्टोर करा दो। तो अब अगर मैं इसको अगर फिर से एक बार ट्राई करूं, जॉब न्यू टाइटल डो डाल के, तो आप देखोगे कि अभी भी ये स्टोर हो गया। अब अगर मैं इसको जाकर फिर से रिफ्रेश करूंगा तो आप देखो यहाँ पे न्यू जॉब 2 आ गया, ठीक है। तो अब होता क्या है कि इन दोनों में, फिलेबल और गार्डेड, इन दोनों में क्या हम बता रहे होते हैं, या तो हम दोनों में से एक ही यूज करना है आपको। या तो आप ये बताओगे कि कौन सा कॉलम गार्डेड है, मतलब उसको अपडेट नहीं किया जा सकता, या फिर आप ये बताओगे कि कौन कौन सा कॉलम फिलेबल है, मतलब उसको मास असाइनमेंट किया जा सकता है। अब अगर मुझे सारा का सारा अब वो करना है मास असाइनमेंट, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस एरे को ब्लैंक कर दूंगा, तो भी क्या होगा, मास असाइनमेंट होगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, फिर से रिफ्रेश करते हैं। मैं यहाँ जाता हूँ, जॉब 2 को अब जॉब 3 कर देता हूँ, इसमें एक 0 और बढ़ा देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ फॉर्म, और आप देखो अब जॉब एक और आ जाएगा 3, जॉब 3 आ गया, यहाँ पे एक 0 और बढ़ गया। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे क्या खतरा क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि गार्डेड और फिलेबल यूज कर रहे हैं। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लोग एक यूजर टेबल बना रहे होते हैं, ठीक है।
और उसमें हम लोग एडमिन बनाने का ऑर्डर नहीं दे रहे होते, लेकिन वहां पे एक कॉलम रहता है इज अंडरस्कोर एडमिन करके। फॉर एग्जाम्पल चलो, तो होता क्या, अभी फिलहाल थियोरेटिकली वो समझ लो, अभी मैं प्रैक्टिकल एक और समझा देता हूँ आपको। तो होता क्या कि इज एडमिन को आपने बाय डिफॉल्ट 0 रखा है या फिल नहीं करवा रहे हो, लेकिन कोई जो हैकर होगा वो क्या करेगा, कंसोल को यूज करके वहां पे एक नया फील्ड यूज कर ऐड करेगा इज एडमिन नाम का, और वहां पे 1 वैल्यू डाल देगा। तो वो जब मास असाइनमेंट में अगर आप गार्डेड ब्लैंक रखते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि वो ऑटोमेटिक एडमिन बन जाएगा। कैसे, वो मैं आपको अभी समझाता हूं। अभी फॉर एग्जांपल देखो, मैंने किसी भी बंदे को क्या फील्ड दिया है कि आप जॉब टाइटल डाल सकते हो और मिन सैलरी डाल सकते हो, मैक्स सैलरी डालने का ऑप्शन नहीं दिया। यहां पे मैंने गार्डेड ब्लैंक रखा, मतलब सारा चीज अपडेट किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई भी यूजर मैक्स सैलरी अपडेट ना करे। अब देखो सिक्योरिटी इश्यूज कैसे आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे मैं क्या करता हूं कि इंसर्ट करते वक्त कंसोल में जाता हूं, ठीक है, इंस्पेक्ट करता हूं मैं, और यहां एलिमेंट में जाकर एडिट एज एचटीएमएल करता हूं। इसी चीज को इसको कॉपी करता हूं और फिर से एक बार नीचे पेस्ट कर देता हूं, ठीक है, और यहां पे मिन के जगह पे अब मैक्स लिख देता हूं मैं, मैक्स सैलरी, ठीक है। ये अगर आप फेमिलियर नहीं हो इससे, तो ये गूगल क्रोम का डिबगर है, जिससे आप इंस्पेक्ट एलिमेंट बोलते हैं इसको, इंस्पेक्ट एलिमेंट टूल। इससे आप कुछ भी चीजें चेंज करके देख सकते हो। तो अब आप देखोगे कि मैंने जैसे ही एक और ऐड किया यहां से, तो यहां पे हमारे पास मैक्स सैलरी का भी ऑप्शन आ गया। अब वो गार्डेड नहीं है, तो अब क्या होगा कि अपडेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहां पे करता हूं जॉब 4 मिन सैलरी 1 मैक्स सैलरी 12 कर देता हूं। यहां पे जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, ये क्या होगा, सबमिट हो गया। जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो अब देखो अब क्या आ रहा है यहाँ पे 12। देखो बाकी में क्या था, नल 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 था, बट एक हैकर चाहेगा या कोई भी जिसको इंस्पेक्ट एलिमेंट यूज करना आता है, उसने क्या किया, इंसर्ट करवा दिया, जबकि आपने फॉर्म बनाया ही नहीं था इंसर्ट कराने का मैक्स सैलरी, फिर भी इंसर्ट हो गया। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे, गार्डेड। तो यहां पे अगर आप गार्डेड में अगर आप लिख दोगे कि मैक्स सैलरी, या फिर आप इसको ना यूज करके आप यहाँ फिलेबल में बता दो कि सिर्फ क्या क्या अलाउ है, मतलब फिलेबल में आप बताते हो क्या अलाउ है और प्रोटेक्टेड में आप बताते हो क्या डिसअलाउ है, तो दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। तो यूज करने का तरीका ये होता है कि अगर फिलेबल कम है तो फिलेबल लिखो, और अगर गार्डेड फील्ड कम है तो गार्डेड यूज करो। ज्यादा लिखने की क्या जरूरत है, अगर मान लो 10 कॉलम है और 10 में से 9 आप चाहते हो कि फिलेबल हो, तो उसको मेंशन करने की क्या जरूरत है, आप गार्डेड में एक मना कर दो कि इसको छोड़कर। लेकिन हो सकता है कि आप 10 में से सिर्फ एक ही अलाउ करते हो, तो आप फिलेबल में वो लिखो, गार्डेड में 9 लिखने की क्या जरूरत है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन दोनों को चूज कर सकते हो कि क्या यूज करना है आपको, ठीक है। अब देखो अब ये गार्डेड है, अब मैं बैक जाता हूँ, फिर से यही सेम काम करूंगा। अब मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे एडिट एज एचटीएमएल करता हूँ, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मिन के जगह पे मैक्स सैलरी कर दूंगा। मैक्स सैलरी कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक मैक्स सैलरी ऐड हो गया। अब यहाँ पे मैं 22 कर देता हूँ। अब मैं अगर सबमिट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमने गार्डेड लगाया है कि मैक्स सैलरी भाई अपडेट करने नहीं देना है मास असाइनमेंट में, तो आप जब यहाँ पे इसको सबमिट करोगे तो एरर आ जाएगा। तो एरर नहीं आया है। अब मैं जब इसको रिफ्रेश करता हूं तो अब देखो ये क्या 22 ऐड हुआ, नहीं हुआ। तो एक्चुअल में इसने एरर नहीं दिया, बट सबमिट करने नहीं दिया। समझ लो, एरर इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये इंटेंशनली ये लोग करने की कोशिश कर रहे थे, आपके में कोड में लिखा ही नहीं हुआ था वो, तो इसलिए वो एरर में नहीं आया। लेकिन गार्डेड के चक्कर में ये हमारा 22 यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। जॉब 4 फिर से आया, 1 आया, लेकिन यहाँ पे नल आ गया। तो ये फायदा होता है गार्डेड और लेवल का, ठीक है। तो अब आपको, अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो, तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। मास असाइनमेंट में क्या होता है कि हम यहाँ पे नीचे नहीं लिखते हैं, जब ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो वहीं पे मास असाइनमेंट कर देते हैं। मास असाइनमेंट का तरीका ये होता है कि जब आप फॉर्म बना रहे होते हैं तो उसका जो इनपुट का नेम जो होता है वो आप सेम नेम रखोगे जो कि टेबल का कॉलम का है। देखो यहाँ पे, ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पे रखा। और जब आप इंसर्ट करवा रहे हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे,
कि जॉब जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो यहाँ पे वेरिएबल में पास कर दोगे रिक्वेस्ट, या तो ऑल कर दोगे अगर आप CSRF टोकन यूज नहीं कर रहे हो तो ऑल फंक्शन यूज करोगे, अगर आप टोकन यूज कर रहे हो तो यहाँ पे यूज करोगे एक्सेप्ट अंडरस्कोर टोकन, ठीक है, और फिर सेव करवा दोगे। तो और यहाँ पे अब जब आप मास असाइनमेंट कर रहे होते हो तो आपको ये दोनों में से एक प्रॉपर्टी असाइन करना ही होता है, या तो फिलेबल करोगे या गार्डेड करोगे। फिलेबल तब यूज कर लेना जब आपका फिलेबल कम प्रॉपर्टी होगा, मतलब आप कम कॉलम को अपडेट करवाना चाहते हो या इंसर्ट करवाना चाहते हो तो फिलेबल यूज कर लेना, और कम कॉलम को अगर आप गार्ड करना चाहते हो तो गार्डेड यूज कर लेना, और आपकी मर्जी है, आप ज्यादा भी यूज कर सकते हो। अच्छा, अब दूसरा केस ये आता है कि ये यूज करें ही क्यों, ठीक है, मत करो। ये कब काम आता है, जब मान लो कि आपके टेबल में 20 कॉलम है और 20 फील्ड भी है आपके फॉर्म में। अब यहाँ पे आके आप 20 लाइन लिखोगे क्या, उसका प्रॉपर्टी असाइन करोगे? नहीं, आप एक लाइन में काम चला सकते हो। तो वो 20 लाइन से बचने के लिए आपको ये दिया जाता है। जब एक फील्ड है तो अब तो चलो आप यहाँ पे एक लाइन लिख दोगे, बट 20-25 फील्ड है तो क्या करोगे, आप यहाँ पे 20-25 लाइन लिखोगे। उससे बेटर है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट अंडरस्कोर टोकन डालो, सीधा 20 का 20 आ गया वहां पे, और हैकर से सेव भी हो जाएगा। जब वो जॉब में आप जाके प्रोटेक्टेड गार्डेड लगा दोगे कि कौन कौन सा फील्ड गार्डेड है या कौन कौन सा फील्ड फिलेबल है। तो इसी को बोलते हैं फिलेबल और गार्डेड। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार वहां से जहां से मैंने गार्डेड और फिलेबल स्टार्ट किया था वहां से फिर से देखो, तो आपको एक बार और समझ में आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट हमारा काम है वो है डिलीट करना। हमने देखो फेच कर लिया, बहुत सारे डेटा फेच किए, सिंगल डेटा भी फेच किया, इंसर्ट कर लिया, अपडेट कर लिया। अब हमारा जो लास्ट काम बचता है वो है डिलीट करना। तो डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक फंक्शन बनाता हूं मैं, पब्लिक फंक्शन डिलीट, ठीक है। मैं इसके लिए कोई फॉर्म नहीं बनाऊंगा अभी, बस मैं एक राउट बना देता हूं डिलीट का, गेट कॉपी करना पड़ेगा, और यहाँ पे लिख देता हूं डिलीट, कंट्रोलर सेम है, डिलीट यूज कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग एक डिलीट नाम का फंक्शन भी बना लिया। अब यहाँ पे डिलीट करना है। अब हमें तो पता होगा, आप जब डिलीट किसी चीज को करवा रहे हो तो आपको प्राइमरी की जरूर पता होगा। तो अब हम लोग प्राइमरी की से पहले फाइंड करेंगे उस जॉब को, ठीक है। जॉब इक्वल टू जॉब फाइंड, जैसे अपडेट में हम लोग फाइंड करते थे सेम। मान लो हमें जो डिलीट करना है वो है जो हमने लेटेस्ट अभी 25 यूज किया उसको डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे 25 डाल दूं। अब यहाँ पे सेव के जगह पे हम लोग बस एक फंक्शन यूज करते हैं डिलीट, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जॉब डिलीट। ये भी एलोकेंट ORM का एक फंक्शन है, इसको सेव किया। अब जब हम इस डिलीट वाले को एक्सेस करेंगे यहाँ से, स्टोर के जगह पे अगर हम लोग लिखते हैं डिलीट, मैं यहाँ पे HTTP तो जैसे ही हमने डिलीट लिखा, अब आप देखोगे ये 25 गायब हो जाएगा। मैंने यहाँ रिफ्रेश किया, अब देखो ये सिर्फ 24 है। क्यों? क्योंकि 25वां हमने डिलीट कर दिया। तो ये तरीके से आप देख सकते हो, सिर्फ 2 लाइन में हमने एक फाइंड किया और डिलीट कर दिया। अब इसका एक और तरीका होता है कि फाइंड ना करके आप यहीं पे डिलीट कर दो। ये फाइंड करने का फायदा ये होता है कि मान लो आपने फाइंड किया, उसके बाद कुछ ऑपरेशन कर रहे हो, उसके बाद फिर डिलीट कर रहे हो। अगर आपको डायरेक्ट यहीं पे डिलीट करना है तो आप एक और फंक्शन होता है, उसका नाम होता है डिस्ट्रॉय। और यहाँ पे आप उसका नाम दे दो। अभी मैं 24th कॉलम का नाम देता हूं और इसको अब हमें डिलीट करना है, ठीक है। तो अब फिर से जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखो 24 है अभी। अब फिर से जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो अब आप देखोगे तो 24 कॉलम नहीं होगा, ये देखो 23 है। तो आपने देखा किस तरीके से हम लोग एक लाइन में भी डिलीट कर सकते हैं। वो फाइंड और डिलीट वाला तब यूज किया जाता है जब आप डिलीट करने से पहले कुछ और ऑपरेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो वो फाइंड वाला कर सकते हो। अब बात यहाँ पे आता है कि क्या एक से ज्यादा हम लोग डिलीट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो 22 23 दोनों यूज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, 22 और 23 दोनों कॉमा देके दे दिया हमने इसमें। अब क्या होगा, 22 23 दोनों डिलीट हो जाएगा। इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं और यहाँ पे जाके फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं, सॉरी यहाँ पे जॉब। अब देखो 22 23 दोनों गायब हो गया। तो इस तरीके से हम लोग मास डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि क्या हम लोग यहाँ पे क्वेरी बिल्डर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं।
आप यहाँ पे सेम उसी तरीके से वेयर क्लॉज यूज करोगे। वेयर, फिर जो हम लोग यहाँ पे लिखा करते थे वेयर वाला मैंने हटा दिया, ठीक है कोई बात नहीं, फिर से यूज कर लेते हैं। वेयर मिन सैलरी इक्वल टू 4200 वाला डिलीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने उसको छेड़ दिया है 4200.00, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या पास करेंगे, क्योंकि क्वेरी बिल्डर यूज कर रहे हैं तो क्वेरी बिल्डर के यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिलीट, DELETE, डिलीट फंक्शन हमने यूज कर लिया। हमने क्या किया, वेयर क्लॉज यूज किया कि मेन सैलरी जिसका 4200 है उसको डिलीट कर दो। तो किसका किसका है, ये जो मास अपडेट हमने किया था इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे आकर जब हम लोग फिर से इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखो 1 गायब हो गया, देखो गायब हो गया दोनों मास अपडेट। तो इस तरीके से हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एलोक्वेंट ORM या फिर मॉडल बोल सकते हो आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा देखो इसको और साथ साथ प्रैक्टिस भी करो, क्योंकि जब आप इस पे कंट्रोल होना आपका बहुत जरूरी है। क्वेरी बिल्डर और मॉडल ये दोनों इसका सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इसको पहले तो आप जितना मैंने बताया उतना प्रैक्टिस करो, उससे बेसिक समझ में आएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़ो, वो भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको चैनल को दोबारा ढूंढना ना पड़े और जब भी मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके।